बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2, टाइप्स आर काइंड ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है नल या ज़ीरो वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज़ कॉल्ड एज नल वेक्टर। एक वो वेक्टर जिसकी ज़ीरो मैग्नीट्यूड हो और कोई आर्जी सी डायरेक्शन रखता हो, इसे कहा जाता है नल या ज़ीरो वेक्टर। मिसालें हमारे पास कौन सी हैं? वेक्टर्स प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ पॉलीगन प्रोड्यूस अ नल वेक्टर। हियर इज, फ़र्ज़ कर लें अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, यहाँ वेक्टर ए है, फिर इसके हेड से वेक्टर बी की टेल को कोइंसाइड कर दें, वेक्टर बी के हेड से वेक्टर सी की टेल को कोइंसाइड कर दें, वेक्टर सी के हेड से वेक्टर डी के टेल को कोइंसाइड कर दें, वेक्टर डी के हेड से वेक्टर ई की टेल को कोइंसाइड कर दें, और फिर वेक्टर ई के हेड से वेक्टर एफ की टेल को कोइंसाइड कर दें, और वेक्टर एफ को फर्स्ट वेक्टर जो ए वेक्टर था हमारे पास उसकी टेल के साथ कोइंसाइड कर दें। हियर इज, हमारे पास जो शक्ल बनी है इसे कहा जाता है पॉलीगन। अगर हम वेक्टर्स को साइड्स ऑफ पॉलीगन के ऊपर प्लेस्ड आउट करें और आखिरी वेक्टर का हेड पहले वेक्टर की टेल से मैच कर जाता, मिल जाता है हेड टू टेल रूल के मुताबिक, अब इस तरह से क्लोज्ड पॉलीगन, लफ्ज़ क्लोज्ड पॉलीगन, इस क्लोज्ड पॉलीगन के साइड्स के ऊपर अगर वेक्टर्स को प्लेस आउट कर दिया जाए तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो नल वेक्टर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास लास्ट वेक्टर की जो हेड है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से कोइंसाइड कर गई है, तो इस तरह हमें एक नल वेक्टर मिलेगा। दूसरी इसकी एग्जांपल होती है एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर एक जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रहा हो तो एक्सेलरेशन बेसिकली तौर पर जो वेक्टर होगा वो नल वेक्टर होगा। कैसे? इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ पर, एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी। अब बात को गौर से सुनिएगा, अगर तो जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड के साथ या कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रहा हो, देयर इज़ नो चेंज ऑफ वेलोसिटी, नो चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी तो बदल नहीं रही है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड ज़्यादा बेहतर, यहाँ पर कांस्टेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें आप। कांस्टेंट स्पीड से हमेशा याद रखिएगा वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आती। अगर ये फैक्टर डेल्टा वी का ये ज़ीरो के बराबर हो जाए तो एक्सेलरेशन, चूँकि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इससे हमें जो चीज़ हासिल होगी वो नल वेक्टर होगा। क्लियर? तो ये दो एग्जांपल्स हमारे पास। अब यहाँ पर गौर कीजिए, मैग्नीट्यूड ज़ीरो और कोई आर्जी सी डायरेक्शन रखेगा। इसके बाद इसकी दूसरी काइंड या टाइप हमारे पास होती है इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल हैं क्या? दो वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, उन्हें इक्वल कहा जाएगा इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो एंड सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी सेम हो। या दूसरे लफ्ज़ों के अंदर, दो वेक्टर्स उस वक्त इक्वल वेक्टर बनते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। हियर इज, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। यहाँ से गौर कीजिए, इनकी मैग्नीट्यूड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तहत यहाँ लाइन की लेंथ से ज़ाहिर की जाती थी। हियर इज, अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान में कंपैरिजन किया जाए तो लाइन की लेंथ अप्रॉक्सीमेट है जो ज़ाहिर कर रही है इनकी मैग्नीट्यूड सेम है। दूसरा केस, हमने इनकी डायरेक्शन को चूँकि ऑब्ज़र्व करना होता है तो डायरेक्शन एरोहेड भी एक ही तरफ है, तो इस तरह से दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, इनको कहा जाता है इक्वल वेक्टर्स। क्लियर? अब गौर कीजिएगा, हमेशा टू जो वेक्टर होते हैं पैरेलल वेक्टर्स, ये इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। उसकी वजह, दूसरा केस हमारे पास, बट इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, दो पैरेलल वेक्टर्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मगर इक्वल वेक्टर्स हमेशा पैरेलल होंगे। उसकी वजह क्या है? यहाँ पर गौर कीजिए, अगर हम दो इक्वल वेक्टर्स बनाना चाहें, मैं बी को यहाँ से थोड़ा सा रिमूव आउट करा देता हूँ। अब गौर कीजिए, ये दो वेक्टर्स अब भी पैरेलल हैं, पैरेलल एक ही डायरेक्शन की सूरत के अंदर, लेकिन इक्वल नहीं है। उसकी वजह, हमने अभी कहा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर लाइन की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है। दोनों की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है,
डायरेक्शन सेम है, तो ये इक्वल नहीं है, हाँ पैरेलल किसी हद तक है। पहले ये इक्वल भी थे, पैरेलल भी थे, उसकी वजह क्या थी? मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर थे। अब गौर कीजिए, अगर इक्वल वेक्टर बन जाए हमारे पास, दोनों के दोनों वेक्टर इक्वल हों तो वो पैरेलल ही बन जाते हैं। पहले हम इस केस को डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने जहन में रखनी है जो हम एमसीक्यूज़ के अंदर इसको यूटिलाइज करेंगे कि हमेशा इक्वल वेक्टर्स पैरेलल होंगे, लेकिन पैरेलल वेक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। उसकी कंडीशन क्यों है? क्योंकि पैरेलल के लिए ज़रूरी है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहें। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कुछ वेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकती है, डायरेक्शन हमारे पास सेम होती है, तो इस तरह से वो पैरेलल बनते हैं, कभी इक्वल नहीं बनते। सिर्फ और सिर्फ वो इक्वल होंगे जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो। तीसरा टाइप्स हमारे पास इसकी पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर which is used to specify the position of a body or a point with respect to some origin or reference। एक वेक्टर जो किसी एक बॉडी, पार्टिकल या किसी एक पॉइंट का किसी ओरिजिन या रेफरेंस के लिहाज से पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा, उस वेक्टर को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। हियर इज टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात की जाए, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लेट्स से फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक पी पॉइंट था, इस पी का इस टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट रेफरेंस के लिहाज से क्या कुछ इसकी पोजीशन होगी, उसको जाहिर कर रहा है ये आर पोजीशन वेक्टर। क्लियर? और इस पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हमारे पास एक्स वाई होंगे। अब इस पोजीशन वेक्टर की टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर मैग्नीट्यूड हमने लिखनी है तो मैग्नीट्यूड के लिए हमेशा याद रखिएगा इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होल का अंडर रूट करना है हमने। इसी तरह से अगर किसी स्पेस के अंदर या थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D के अंदर हमने किसी पॉइंट, किसी पार्टिकल के पोजीशन को स्पेसिफाई कराना हो, लेट हमारे पास वही पी पार्टिकल है या पी पॉइंट है, इसकी स्पेस के अंदर हमने पोजीशन को स्पेसिफाई कराने के लिए कोई आर पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल किया। अब इसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? एक्स वाई जी, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे जो यहाँ पर। इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगी इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके वाई कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस इसके जेड कंपोनेंट का स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो मैग्नीट्यूड इसकी इस तरह से यहाँ से मालूम की जाएगी। हमेशा याद रखिएगा एक पोजीशन वेक्टर जो है वो सिर्फ और पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। तीसरी हमारे पास टाइप है इसकी, चौथी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है क्या हमारे पास? अ वेक्टर विच हैज़ वन और यूनिट मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक या यूनिट मैग्नीट्यूड हो। इसके लिए दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, अ वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड विच हैज़ यूनिटी, अ मैग्नीट्यूड यूनिटी के बराबर हो, 1 के बराबर हो, इस तरह के वेक्टर को क्या कहा जाता है? यूनिट वेक्टर कहा जाता है। क्लियर? इसको जाहिर किया जाता है किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर हैट लगाकर, और ये बराबर होता है वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से। अब यहाँ पर एक बात को गौर कीजिएगा, एक यूनिट वेक्टर हमेशा हमेशा स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन को, स्पेसिफाई द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, किसी भी दिए गए वेक्टर की डायरेक्शन को जस्ट रिप्रेजेंट करता है, उसको स्पेसिफाई करता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होते, ठीक है, डायमेंशन लेस होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास किसी किस्म का यूनिट नहीं होता। दूसरे लफ्ज़ों में हमेशा याद रखिएगा हमारे पास चूँकि डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है तो इसीलिए किसी किस्म का इसका यूनिट नहीं होता। या सहल आसान, मैं आसान से आसान बताना चाहूँ तो दो एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान में, यार इस वेक्टर की बजाय अगर देखें तो मैग्नीट्यूड के दरमियान में ही रेशो बन जाती है, तो इसीलिए किसी किस्म का इसका यूनिट नहीं बनता। यहाँ किसी भी एक पार्टिकल के पॉइंट को जाहिर करने के लिए ये एक पोजीशन वेक्टर हमने आर रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए ये आर यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाएगा। एक और यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है एन यूनिट वेक्टर, जो बेसिकली तौर पर उस नॉर्मल की डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है जो किसी एक सरफेस की सतह के ऊपर बनाया जाता है। किसी सरफेस पर एक नॉर्मल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एन यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है आई हैट। वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है जे हैट। और जी एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है के हैट। तो ये तीन तरह के हमारे पास स्पेस के अंदर या थ्री डायमेंशन के अंदर स्पेस में ये तीन तरह के यूनिट वेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारे पास चौथी इसकी किस्म आती है, पांचवी, रिजल्टेंट वेक्टर। अ वेक्टर विच हैज़ सेम अफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका वही अफेक्ट होगा, वही असर होगा जिस तरह से वो तमाम तर वेक्टर्स जिनको ऐड किया जा रहा था उनके कंबाइंड इफेक्ट के सम के बराबर होगा, तो इसको कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पर एग्जांपल, हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसे हेड टू टेल रूल की मदद से किसी दूसरे वेक्टर बी के साथ हमने जमा करना है, ऐड करना है। तो पहले वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को मिला दें, एडिशन इनका हासिल करना है। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वन वेक्टर के हेड से कोइंसाइड कर देना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा इन दोनों के मजमूए के बराबर होगा। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर, इसका वही अफेक्ट होगा, असर होगा जो कि इन दोनों के इंडिविजुअल अफेक्ट को जमा करने से हमें हासिल होगा, तो उसी के इक्वल होगा हमारे पास। अगर हमने दो वेक्टर्स हों और इनके रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बताना हो तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। हियर इज़ अ फार्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर होती है कि दो वेक्टर्स फ़र्ज़ कर लें, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल ली थी ए और बी की, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और होल स्क्वायर रूट के बराबर होती है। अब यहाँ पर कुछ केसेस हमारे पास बन जाते हैं। अगर तो हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हों, हियर इज़ अ पैरेलल वेक्टर्स, हमने दो वेक्टर्स यहाँ पर कंसिडर किए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर ये पैरेलल हैं, लेकिन डायरेक्शन इनकी सेम है तो पैरेलल हैं, इनके केस के अंदर थीटा जो एंगल हमारे पास होता है वो 0 डिग्री आता है। ठीक है। अब उसी रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड के फार्मूले के अंदर अगर इसे पुट करना चाहें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ पैरेलल अगर मौजूद हों, तो उस वक्त रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री और होल अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। हम जानते हैं cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल अंडर रूट। cos 0 डिग्री को मैंने 1 पुट कर दिया है। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ये फार्मूला है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab आपके पास बराबर होता है ए जमा बी होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होगा ए की मैग्नीट्यूड प्लस बी की मैग्नीट्यूड के बराबर। तो इस तरह से अगर दो वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल मौजूद हों, एंगल हमारे पास 0 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर होगी दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को जमा करने से। दूसरा केस है हमारे पास कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ए वेक्टर जिसके हेड के साथ बी वेक्टर की टेल को कोइंसाइड किया गया है। इस तरह से अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हमारे पास मौजूद हों, परपेंडिकुलर कैसे हैं, हियर इज़ एंगल और ये थीटा बराबर होगा हमारे पास 90 डिग्री के। क्लियर। अगर रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने मालूम करनी हो तो हमारे पास cos 90 डिग्री बराबर होता है 0 के। क्लियर। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0 और होल अंडर रूट इसे लिखना है। और रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के ज़रिए से हम इसको सॉल्व आउट कराते हैं। यूनिट वेक्टर की सूरत के अंदर अगर हम देखें तो आई हैट और जे हैट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर तो इन दो यूनिट वेक्टर की सूरत के अंदर हम इन्हें लिखना चाहें
तो आई की मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होती है, जे की मैग्नीट्यूड भी हमारे पास 1 होती है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर होगी अंडर रूट 2 के बराबर, जो कि एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछा जाता है। इसके बाद तीसरा केस हमारे पास आता है, अगर हमारे पास वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल से मुराद क्या है कि ये एक दूसरे के साथ ज़ाविया 180 डिग्री बना रहे हैं, एरेज थीटा, और ये 180 डिग्री बनेगा। और अगर हम लिखना चाहें तो कॉस 180 डिग्री बराबर होता है -1 के। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जो वैल्यू कॉस 0 पर देता है उसके रिवर्स में 180 डिग्री आता है। यहाँ 1 थी तो ये -1 वैल्यू देगा। अब उसी रिजल्टेंट वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड को लिखना चाहेंगे तो हमारे पास ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। क्यों? क्योंकि cos 180 डिग्री को मैंने -1 पुट कर दिया। तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर होगी a माइनस बी होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और ये बराबर होगा a माइनस बी, मतलब दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का डिफरेंस के बराबर होगी। उसकी वजह ये फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये हमारे पास बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। जजर रूट से इसका यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और दोनों हमारे पास वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। जी, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, द प्रोसेस बाय विच वेक्टर्स आर ऑब्टेन बाय देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक वो तरीक़ाकार, एक वो प्रोसीजर जिसके तहत हम एक वेक्टर को हासिल करते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, इसको कहा जाता है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। कंपोज करना, जोड़ना, मिलाना। हम अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जोड़ कर किसी एक वेक्टर को बनाते हैं तो इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर हमारे पास ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ हमारे पास ये एक वेक्टर ए है। अब कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे, हम इसको हेयर इस, अगर हम इसको रिजॉल्व करना चाहें तो ये 2 कंपोनेंट्स में तहलील हो जाएगा। एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये होगा। इसे कहा जाता है ए एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये ए वाई जिसे वर्टिकल कंपोनेंट कहा जाता है। तो ये तरीक़ाकार है क्या कि इन कंपोनेंट्स को मिलाकर हम एक वेक्टर को हासिल करें। आगे हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है जो इसी पर बेस्ड होगा, तो डेफिनेशन यहाँ पर नोट कर लें, वो लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह बाद में करेंगे। दूसरा हमारे पास होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग द वेक्टर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वो तरीक़ाकार जिसके तहत वेक्टर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तहलील किया जाता है। रेक्टेंगुलर की बजाय यहाँ पर कंपोनेंट्स का ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। कंपोनेंट्स में किसी वेक्टर को तहलील करना, तोड़ना, रिजॉल्व आउट करना, ये अंदाज़ कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, एक वेक्टर को दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के अंदर तकसीम किया जा सकता है। मिनिमम 2 कंपोनेंट्स इसके बनाए जाते हैं। अब वो हमारे पास रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, वो किसी भी एंगल के ऊपर मौजूद हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे ये कंपोनेंट्स इसके कहलाते हैं। बेसिकली तौर पर कंपोनेंट है क्या? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। किसी एक वेक्टर की किसी दी गई डायरेक्शन के अंदर कितनी कुछ इफेक्टिव वैल्यू है, उसे क्या कहा जाएगा? कंपोनेंट। एक वेक्टर के एक्स एक्सिस पर कितनी कुछ वैल्यू लाई करेगी, वही वेक्टर है उसके वाई एक्सिस के ऊपर कितनी कुछ वैल्यू लाई करती है, ये कहलाता है उसका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसके बाद आते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ऐसे वेक्टर के कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों या लाइंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, लाइंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कंपोनेंट्स जो कि किसी 90 के एंगल के ऊपर एक दूसरे के साथ मौजूद होंगे उनको क्या कहा जाएगा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आखिरी हमारे पास
वेक्टर्स इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर हमने अपने वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सूरत के अंदर लिखना हो तो हमारे पास ये किस तरह से होंगे। दो केसेस हैं जिनको हम मेजर डिस्कस करेंगे। पहला हमारा केस है इफ़ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हमारा वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो तो उस वक्त वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर कैसे लिखा जा सकता है। यहाँ पर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैंने एक वेक्टर फ़र्ज़ कर लें ए वेक्टर हमने कंसीडर किया हुआ है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब इसको इसके कंपोनेंट्स के अंदर कैसे तहलील करें। हमेशा याद रखिएगा वेक्टर के हेड से एक नॉर्मल ड्रा किया जाता है उस एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर इस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक वेक्टर का ये एक कंपोनेंट होगा जो कि बेसिकली तौर पर ए एक्स कहलाएगा। ये वेक्टर ही होता है हमारे पास। इसके बाद अगर इस वेक्टर के हेड से वाई एक्सिस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करें तो ये इसका कंपोनेंट मौजूद होगा जो कि ए वाई कंपोनेंट इसका कहलाता है। अब यहाँ पर हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो माजरा हमारे पास क्या बनता है। गौर कीजिएगा, मैं कुछ यहाँ पर टर्म्स आपको बताने लगा। हमने वेक्टर पैरेलल वेक्टर अभी हमने डिस्कस किए हैं, उसके अंदर हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी। अगर तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ना बदले और उसकी डायरेक्शन ना बदले तो वेक्टर कभी चेंज नहीं होता, सेम वेक्टर रहते हैं। यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशन को गौर कीजिए कि हमारे पास यहाँ इस लेवल तक या ये जो लेंथ है ये और ये लेंथ दोनों आपस में बराबर हैं, एरो हेड भी दोनों का आपस में बराबर है। तो इसका मतलब अगर ये ए वाई कंपोनेंट है तो यहाँ पर ये भी हमारे पास ए वाई कंपोनेंट होगा। क्लियर? दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड न बदले, वेक्टर की डायरेक्शन न बदले तो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। और इक्वल वेक्टर के अंदर हमेशा याद रखिएगा पैरेलल शिफ्टिंग प्रिंसिपल के तहत आप एक वेक्टर को दूसरी जगह शिफ्ट आउट कर सकते हैं उसी ही डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर ए वाई मैग्नीट्यूड लाइन की लेंथ से ज़ाहिर होती है। दूसरा एरोहेड, यहाँ पर लाइन की लेंथ दोनों की बराबर है और एरोहेड भी एक ही डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये इक्वल वेक्टर हैं। पैरेलल शिफ्टिंग प्रिंसिपल से आप इस वेक्टर को यहाँ अरेंज कर सकते हैं। अब मामला हमारे पास, मैं कुछ टर्म्स लिखूंगा। थीटा के सामने हमेशा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारे पास हाइपरटीनियस और इधर हमारे पास होता है बेस, ठीक। साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपरटीनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपरटीनियस, ठीक है। साइन थीटा, अब साइन थीटा वैल्यूज़ को रिप्लेस करें। परपेंडिकुलर ए वाई वेक्टर, हमारे पास वेक्टर ए की अफेक्टिव वैल्यू अलॉन्ग द वाई एक्सिस जिसे ए वाई कंपोनेंट कहा जाता है। अब गौर कीजिए, इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ ए वाई डिवाइडेड बाय हाइपरटीनियस। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी वेक्टर है तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास ए की सूरत के अंदर लिखी जाती है। तो ए वाई द अफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग द वाई एक्सिस जिसे हमने ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट कहा था, ये बराबर होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ए साइन थीटा के बराबर। अगर वेक्टर की मैग्नीट्यूड का हमें पता हो और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट को, उसकी अफेक्टिव वैल्यू अलॉन्ग द वाई एक्सिस को ज़ाहिर किया जाएगा ए साइन थीटा से। तो आप वहाँ से उसकी वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। दूसरा केस हमारे पास कॉस थीटा जिसे बेस ओवर हाइपरटीनियस, ठीक। बेस हमारे पास है ए एक्स, इसी ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, मैं इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म यहाँ पर लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय हाइपरटीनियस वेक्टर खुद है तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर का एक्स कंपोनेंट या अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर ए अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जिसे ए एक्स कंपोनेंट हमने कहा है, ये बराबर होगा ए कॉस थीटा से। तो अगर तो हमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम हो और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है तो हम उसके
हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी कि ए एक्स को उसकी इफेक्टिव वैल्यू अलोंग द एक्स एक्सिस को फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर की मैग्नीट्यूड को cos थीटा के साथ ज़रब करने से हमें हासिल हो जाएगी। अब सवाल ये है, क्या यही वैल्यूज़ रहती हैं कंपोनेंट्स की? अगर हमारे पास वेक्टर बजाय के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाने के वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो, जो कि हमारा दूसरा केस है, जवाब है नहीं, हमारे कंपोनेंट की वैल्यूज़ बदल जाती हैं। ये केस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये किसी भी बोर्ड की बुक के अंदर नहीं दिया गया। सिलेबस में इसमें से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी बनाए जाते हैं, तो हम इसे यहाँ पर ज़रूर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन किसी बुक के अंदर इसे नहीं दिया गया। तो आपने इसे लाजमी, मैंने पहले लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था, अब दोबारा से याद दिला रहा हूँ कि कॉपी पेंसिल अपने पास ज़रूर रखा करें। इस तरह के केसेस ज़रूर आएंगे जो कि आपकी बुक्स के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, नोट्सों के अंदर भी नहीं मिलेंगे। तो दूसरा केस हमारे पास है, इफ़ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल विद पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर एक वेक्टर है जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो, तो उस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की सूरत के अंदर कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे वहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन की जा सकती है। फिर से हमारे पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, हम इसके अंदर लेट कर लेते हैं, हमारे पास कोई वेक्टर ए है। अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है। इस वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यूज़, इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? वेक्टर के हेड से दोनों एक्सिस के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, नॉर्मल ड्रा करने हैं। तो यहाँ से एक्स एक्सिस पर नॉर्मल जहाँ टच करता है, तो इस ओरिजिन से लेकर वहाँ नॉर्मल जहाँ टच कर रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर ये होगा। इसके हेड से वाई एक्सिस के ऊपर ये जो नॉर्मल परपेंडिकुलर टच कर रहा है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक ये इसका दूसरा कंपोनेंट होगा, जिसे ए वाई कहा जाएगा। वेक्टर फॉर्म में इसे लिख देते हैं, ये ए एक्स होगा जो कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या इफेक्टिव वैल्यू अलोंग द एक्स एक्सिस होगी। अब फिर से वही प्रिंसिपल हमारे पास, यहाँ गौर कीजिए, अगर तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड ना बदले, वेक्टर की डायरेक्शन ना बदले, तो इक्वल वेक्टर्स होते हैं। तो पैरेलल शिफ्टिंग प्रिंसिपल से यहाँ से देखिए ये लाइन की लेंथ बराबर है, तो इस वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है यहाँ पर। तो हमारे पास ये जो कंपोनेंट है ये ए वाई। इसके बाद हमने किसी एक और चीज़ को बनाना है, हमें ये कंपोनेंट के लिए ज़रूरत है। इस कंपोनेंट के लिए यहाँ पर देखें, ये हमारे पास लाइन की लेंथ ना बदले और डायरेक्शन ना बदले, तो इसका मतलब अगर ए एक्स ये है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास ए एक्स होगा। क्लियर? और दूसरी चीज़, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, मैं इसे परपेंडिकुलर लिख देता हूँ। थीटा के साथ हमेशा ये बेस होगा हमारे पास, और ये हमारे पास हाइपरटीनियस। ठीक, अब गौर कीजिए, साइन थीटा अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमेशा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपरटीनियस। ठीक, परपेंडिकुलर पर ए एक्स वेक्टर फॉर्म में है, हम इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख देते हैं, ए एक्स डिवाइडेड बाय हाइपरटीनियस पर वेक्टर खुद है, तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ए एक्स इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग द एक्स एक्सिस बराबर होगी हमारे पास ए साइन थीटा के। पहली चीज़। दूसरा रिलेशनशिप, कॉस थीटा हमेशा बराबर होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपरटीनियस। बेस है हमारे पास ए वाई, मैं इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे, जबकि हाइपरटीनियस हमारे पास ए वेक्टर खुद है, तो उसकी मैग्नीट्यूड को लिखा जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर ए वाई को फाइंड करना चाहेंगे तो हमारे पास ये ए कॉस थीटा के बराबर होगा। ये ए वाई वेक्टर ए की इफेक्टिव वैल्यू अलोंग द वाई एक्सिस। अब यहाँ से गौर कीजिए, अब इफेक्टिव वैल्यू अलोंग द एक्स एक्सिस, अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए वेक्टर, तो हमेशा ये कंपोनेंट्स हमें बदलते हुए दिखाई देते हैं। अगर तो ये एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हों, तो उस वक्त हमेशा याद रखिएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा ए साइन थीटा से हमें हासिल होगा। अगर यही वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स बराबर होगा ए कॉस थीटा के। जबकि इसी ही वेक्टर की कन्फिग्रेशन बदल जाती है, ये वेक्टर अपने कंपोनेंट्स की सूरत में एक अलग सी शक्ल, अपनी अलग सी कैफियत बना के सामने आता है। अगर ये वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा हो, उस वक्त देखें ए एक्स अब हमें हासिल होगा
ए साइन थीटा से। क्लियर। और यहाँ से ए वाई को देखें तो ए वाई हमें ए कॉस थीटा से हासिल हो रहा है। चेंज क्या है, देखिए एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ था, वही एंगल बदला है पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। कंपोनेंट्स बदल गए हैं। पहले हमें किसी और रिलेशनशिप से हासिल हो रहे थे, अब हमें किसी और रिलेशनशिप से हासिल हो रहे हैं। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। ये केस हमारे किसी भी बुक के अंदर नहीं दिया गया, लेकिन इसमें से बोर्ड की एमसीक्यूज़, इवन के एंट्री टेस्ट की एमसीक्यूज़ भी काफ़ी सारी बनी हुई हैं। तो हमने क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर अपने माइंडसेट को बेहतर रखना है कि स्टेटमेंट के अंदर गौर रखिएगा कि वो एंगल किसके साथ स्पेसिफाई करा रहा है, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमारा वेक्टर एंगल बना रहा है या वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। तो उस वक्त इसके कंपोनेंट्स की ये दोनों वैल्यूज़ आपने अपने जहन में रखनी है, इसी में से आपकी वो वैल्यूज़ कैलकुलेट होके आ जाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर टाइप्स और काइंड्स ऑफ वेक्टर के ऊपर। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनसे रिलेटेड हमारे जितने भी बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से बनते हैं, कैसे हमने उनको डील आउट करना है, फिर इसके बाद बोर्ड की एमसीक्यूज़ हमारी किस तरह की बनती हैं, हमने उनको टच देना है, और एक एक करके कुछ सीरीज़ ऑफ एमसीक्यूज़ को हम इंशाल्लाह यहाँ पर ब्रीफली तौर पर एक्सप्लेन करेंगे और वो स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे जिस स्ट्रक्चर के तहत ये एमसीक्यूज़ बनती हैं और एंट्री टेस्ट के अंदर ये एमसीक्यूज़ किस तरह से पिक आउट की गई हैं। तो इंशाल्लाह हम ब्रीफली तौर पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने इन पहले दो टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को लेके आएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।